स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये एक किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, मिलियंस में किडनीज में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ की ये प्रॉब्लम है। वहाँ इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन जो है हो जाती है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इट में बी अक्यूट, इट में बी क्रॉनिक। जो अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम। अक्यूट मींस जो अक्यूट कंडीशन मींस जो सडन प्रॉब्लम आती है, जिसके साइन एंड सिम्टम जो है जो सडन जो है राइज होते हैं। एंड क्रॉनिक मींस धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है हमारी बॉडी में काफी लंबा टाइम चलती रहती है और उसके साइन एंड सिम्टम जो है लेट पता चलते हैं, लेट जो है उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं। अक्यूट मींस सडन ऑनसेट, एकदम से उसके साइन एंड सिम्टम जो है दिखाई देते हैं और एकदम से प्रॉब्लम जो है आ जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो रीनल सिस्टम की प्रॉब्लम है और नेफ्रॉन्स की प्रॉब्लम है। नेफ्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स की ये प्रॉब्लम है। नेफ्रॉन्स क्या है? मिलियंस की गिनती में स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे रीनल सिस्टम की है, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन फॉर्म करती है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसको कैसे आपने डिफाइन करना है? इट इज एन अक्यूट और सडन। अक्यूट का मतलब यही होता है कि प्रॉब्लम जो है सडन आती है, एकदम से आती है। तो यहाँ पे भी क्या है, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कैसे हमने डिफाइन करना स्टार्ट करना है? इट इज अक्यूट और सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई विद इन द किडनीज। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जो ग्लोमेरुलाई है, जो ग्लोमेरुलस है किडनीज के बीच में, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है एकदम से। सडन इन्फ्लेमेशन है ग्लोमेरुलाई की विद इन द किडनीज। तो ग्लोमेरुलाई क्या है? जैसे हमारे रीनल सिस्टम में, हमारी किडनीज में रीनल आर्टरी जो है ब्लड लेके आती है ताकि ब्लड वहां पे फिल्टर हो सके किडनीज में और वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड से बाहर हो जाए और वो यूरिन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो वेस्ट को फिल्टर कहाँ पे कौन करता है, कहाँ पे करता है? तो रीनल आर्टरी जो है उसकी फर्दर ब्रांचेस बन जाती है, बिकॉज फिल्टर होने के लिए ब्लड जो है मिलियंस की गिनती में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है वहां तक पहुंचता है। रीनल आर्टरी की बहुत सी ब्रांचेस जो है किडनी में एंटर होके बन जाती है। तो सपोज कर लो उसी की एक ब्रांच जो है ब्लड को फिल्टर होने के लिए हमारे एक नेफ्रॉन में लेके आई। ये हमारे नेफ्रॉन का वुमेन्स कैप्सूल है, एक कप के लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्लड वेसल है ये यहाँ तक ब्लड लेके आई फिल्टर होने के लिए। यहाँ पे आके इस कैपिलरी ने फर्दर डिवाइड एंड रीडिवाइड होके और टाइनी कैपिलरीज बना ली और इस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो इस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। और इस प्रॉब्लम में यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन होनी है इन्फेक्शन की वजह से। इन ग्रुप ऑफ कैपिलरीज की इन्फ्लेमेशन होनी है इस प्रॉब्लम में, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द किडनीज। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह जो है वो कोई भी हो सकती है, चाहे तो डायरेक्टली किडनीज में इन्फेक्शन है या फिर यूटीआई के जरिए इन्फेक्शन जो है असेंडिंग फॉर्म में हमारी किडनीज तक पहुंच गया, या फिर इन्फेक्शन जो है हमारी किसी भी सिस्टम में पहले था और ब्लड के जरिए हमारी किडनीज में पहुंच गया। और हमें पता है कि ब्लड यहाँ पे फिल्टर होना है और फिल्टर होने के लिए उसे कुछ टाइम चाहिए, वो यहाँ पे कुछ टाइम स्टे करेगा। तो जब स्टे करेगा ब्लड यहाँ पे इन्फेक्शन को ग्रो होने में जो है टाइम मिल जाएगा। स्टेग्नेशन की वजह से, स्टेग्नेशन तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ब्लड मतलब रुकता है फिल्टर होने के लिए, लेकिन उसी टाइम वहां पे इन्फेक्शन भी ग्रो कर जाता है और इन कैपिलरीज की, इन ग्लोमेरुलाई की वहां पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमारे ब्लड में इन्फेक्शन है, वो यहाँ तक ब्लड के जरिए इन्फेक्शन पहुंच गया, यहाँ ब्लड ने फिल्टर होने के लिए रुकना था और वो इन्फेक्शन भी ग्रो कर गया और उसने क्या कर दिया? इन कैपिलरीज की इन्फ्लेमेशन कर दी, जिससे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये सडन भी हो सकता है और ये क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लियर? इट इज अ सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ये है ग्लोमेरुलाई, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट विद इन द किडनीज।
and this problem it may lead into acute renal failure. ये जो प्रॉब्लम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एकदम से रीनल फेलियर भी पर्सन को हो सकता है। इस प्रॉब्लम से एकदम से पर्सन की किडनीज जो है वो काम करना बिल्कुल बंद कर सकती हैं, उसको रीनल फेलियर की कंडीशन में पर्सन पहुंच जाता है एकदम से, और बहुत सी मतलब डायलिसिस करवाने पड़ सकते हैं उसको। देन डेफिनेशन, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन, एंड देन व्हाट आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ दिस कंडीशन, है ना। मेनली इट इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया दैट इज बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये इसका मेन कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ये वाला बैक्टीरिया बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है, इट इज द मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये जो है मेन इसका जो है रूट ऑफ एंट्री क्या है, ये मेनली पहले हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, जो जीआई के थ्रू हमारे गले में जो है सोर थ्रोट की प्रॉब्लम करता है, मतलब पहले हमारा गला खराब करता है। अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, ये ब्लड के जरिए इन्फेक्शन जो है हमारी किडनीज में पहुंच जाता है, या फिर ये डायरेक्ट भी हमारी किडनीज को अफेक्ट करता है। मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यही है इसका, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। देन कुछ केसेस में देखा गया है कि स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कारण है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। एंड कुछ केसेस में जो है वायरल इन्फेक्शन भी जो है, जैसे हेपेटाइटिस वायरस हो गया ना, तो वायरल कॉज भी इसके आए हैं, लेकिन मेन जो है इसका बैक्टीरियल कॉज ही है। एंड इट मे बी कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून कंडीशंस। ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है एंटर करता है, किसी भी तरीके का एंटीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीजन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसे बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दोनों के बीच में फाइट हो गई, और डेफिनेटली जहां पे फाइट होगी वहां पे सेल डेब्रीज की प्रोडक्शन होगी, और वहां पे ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो है प्रॉब्लम होगी ना। लाइक जो है इन्फेक्शन है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का, और यहाँ पे भी ब्लड ही है, और ब्लड के जरिए जो ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, और वही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ट्रेवल करता ब्लड के जरिए यहाँ तक पहुंच गया, और यहाँ उसने कुछ ब्लॉकेज का काम किया, कहीं कहीं पे क्या बन गए, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ट्रेवल करके आए सेल डेब्रीज के साथ, और यहाँ पे वो डिपॉजिट हो गए एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। और जब चीज कहीं पे डिपॉजिट हो जाती है, वहां पे वो ब्लॉकेज का काम भी करती है, प्लस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन का काम भी करती है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होना है यहाँ पे फिल्टर होने का, वो क्या है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं है, किसी की हेल्दी किडनीज है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है, तो किडनीज को ब्लड को जो है फिल्टर करना आसान है, ब्लड से एक्स्ट्रा जो है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना आसान है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन है, अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो वो ब्लॉकेज भी हो रही है, और वो फिल्टर करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो रहा है, और इसे हम बोलते हैं कि किडनी, इस प्रॉब्लम में किडनी का जो है GFR मतलब ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन रेट जो है इस प्रॉब्लम में कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन का रेट जो है कम हो जाएगा, बिकॉज फिल्टर होने के लिए जो है एक तो इन्फ्लेम्ड होगी हमारे ब्लड वेसल्स, और दूसरा ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन ने क्या कर दिया, काफी जगह ऑक्युपाई कर ली, जिसकी वजह से फिल्टर होने के लिए सरफेस एरिया कम हो गया, तो इस वजह से GFR कम हो गया। मतलब हमारे किडनीज जो है, हमारे नेफ्रॉन जो है, उनकी कैपेबिलिटी कम हो गई कि वो ब्लड से वेस्ट को फिल्टर कर सके, इसीलिए GFR कम हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, और यूरिन आउटपुट जो है कम हो गया। पर्सन का जो है आउटपुट जो है यूरिन के थ्रू वो कम पास करेगा यूरिन को, है ना। तो दिस इज द वन थिंग कि GFR कैसे कम हो जाता है। सेकंड थिंग जो है कि
जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इसीलिए इन्फ्लामेशन की वजह से ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो ज्यादा परमिएबल हो जाती हैं, वो ज्यादा पोरस हो जाती हैं। तो कई केसेस में देखा गया है कि इनका ज्यादा पोरस होने की वजह से जो है इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, परमिएबिलिटी बढ़ गई, हमारी जो है कैपिलरीज उनकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, और परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण जो है यहाँ से प्रोटीन लॉस होने लगेगा, प्रोटीन लॉस होने लगेगा, और आरबीसीज जो नॉर्मली फिल्टर नहीं होते, प्रोटीन भी नॉर्मली फिल्टर नहीं होता यूरिन के थ्रू, वो फिल्टर होने लगेंगे बड़े मॉलिक्यूल, और वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होने लगेंगे। ठीक, वेस्ट फिल्टर करने की जो है कैपेसिटी कम हो जाती है किडनीज की, लेकिन ब्लड को फिल्टर करने लगेगी, परमिएबिलिटी बढ़ गई इसकी, एंड बड़े मॉलिक्यूल जो प्रोटीन है उनको फिल्टर करने लगेगी परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से, और ये दोनों चीजें जो है यूरिन में प्रेजेंट होंगी। इस कंडीशन में जो कि नॉर्मली हेल्दी किडनीज फिल्टर नहीं करती, वो इन दोनों चीजों को फिल्टर करके हमारे यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकालने लगेगी। So this is about the definition and causative agents of the glomerulonephritis and main concept of the glomerulonephritis. Next we are going to discuss about the pathophysiology of glomerulonephritis. Next है हमारा pathophysiology of glomerulonephritis. तो पैथोफिजियोलॉजी जैसे हमने ऑलरेडी जो है कंसेप्ट क्लियर करने के टाइम डिस्कस कर लिया कि ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इट्स मेन कॉज इज बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, and in some cases there may be staphylococcus infection, and viral infections are also causative agent of this problem. And in this pathophysiology हमने यहाँ पे एक ही कारण लिखा है इसका, एक ही causative agent लिखा है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। Then after this infection enter into in our body, it may start immune response activated. तो इन्फेक्शन के एंटर होने के बाद हमारी बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वेस्ट प्रोडक्शन फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है हमारे ग्लोमेरुलाई में आके जो है डिपॉजिट भी हो सकता है, वहां पे भी एक फिल्ट्रेशन रेट को कम करने का ये कारण बनेगा, और जीएफआर रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जब डिपॉजिट हो जाएगा हमारे ग्लोमेरुलाई में, तो ये जीएफआर के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए उसको कम कर देगा, और जीएफआर रेट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब फिल्टर करना हमारे नेफ्रॉन कम कर देंगे, और यूरिन फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इन्फेक्शन के बाद जो है एक्टिवेट हुआ इम्यून सिस्टम और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हुआ, देन एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ब्लड के जरिए किडनी तक पहुंचा, वहां पे आके ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट हो गया, और जिसकी वजह से जीएफआर जो है वो रिड्यूस हो गया ना। देन नेक्स्ट this problem create further two types. This problem further divide into two categories. In one side ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड सेकंड साइड ये और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वन साइड अगर हम देखें तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, इसकी वजह से हमारा जो है इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया, ग्लोमेरुलाई तक इन्फेक्शन पहुंच गया, वहां पर भी इन्होंने क्या कर देनी है, इन्फ्लेमेशन कर देनी है जाके, है ना। ग्लोमेरुलर में भी इसने जो है इन्फ्लेमेटरी अटैक कर देना है जाके इन्फेक्शन ने। तो इन्फ्लेमेटरी अटैक ऑन ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलाई थे वहां पे भी, जो ब्लड वेसल्स थे वहां पे भी इन्फ्लेमेशन हो गई, और जो हमारे ग्लोमेरुलस कप का जो बेस था, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो गई। तो दोनों की इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वहां पे जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया इन्फ्लेमेशन के बाद, और इसी डैमेज की वजह से जो हमारी किडनी के जो सेल वॉल है, जो हमारी ग्लोमेरुलस का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी सेल वॉल जो है वो एक एंजाइम की प्रोडक्शन शुरू कर देगी। कौन सा एंजाइम? MMPs, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। इस एंजाइम की प्रोडक्शन जो है वहां पे शुरू हो जाएगी। दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड
released from the damaged cell wall. तो ये क्या कर देगा, ये एंजाइम्स फर्दर क्या कर देगा, इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी। ये हमारी जो हमारी ग्लोमेरुलाई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ग्लोमेरुलस कप की, उसको ज्यादा पोर्स बना देगा, उसको ज्यादा परमिएबल बना देगा। तो वहां पे नॉर्मली जो है छोटे मॉलिक्यूल फिल्टर होते हैं, लेकिन ज्यादा परमिएबल होने की वजह से वहां से लार्ज मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन एंड आरबीसीज वो भी फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। तो वो भी यूरिन में प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे, जो नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन की किडनी फिल्टर नहीं करती, लेकिन जो डैमेज किडनी है, जो इन्फ्लेमेशन वाली किडनी है, वो ज्यादा परमेबल हो जाएगी और बड़े मॉलिक्यूल फिल्टर होने लग जाएंगे। और ये मॉलिक्यूल जब हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे ये वहां पे प्रेजेंट होंगे, उसके यूरिन में प्रोटीन भी कुछ प्रेजेंट होगी और आरबीसीज भी यूरिन में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द वन साइड ऑफ प्रॉब्लम है। सेकेंड साइड प्रॉब्लम और क्या क्रिएट होगी, हमारी किडनी जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की वो भी डैमेज हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का जो है कोएगुलेशन सिस्टम जो है वो भी एक्टिव हो गया है ना। तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, कहीं ना कहीं से इंटरनल थोड़ी बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई ब्लड वेसल्स से, तो इसकी वजह से कोएगुलेशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। कोएगुलेशन सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब कहीं भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी जो है डैमेज की वजह से हमारा कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसने क्या कर दिया, ब्लड फ्लो कम कर दिया एंड जीएफआर फर्दर और रिड्यूस कर दिया। एक तो जीएफआर जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से, ये वेस्ट डिपॉजिट होने की वजह से रिड्यूस हो गया था। दूसरा इसका कारण बन गया कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इसने जो है कोएगुलेट कर दिया, क्लॉट बना दिए, वहां पे ब्लॉकेज कुछ हो जाएगी छोटी कैपिलरीज में, टाइनी कैपिलरीज में, और ब्लॉकेज की वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जीएफआर फिल्ट्रेशन रेट जो है फर्दर और रिड्यूस हो जाएगा। तो इस रिडक्शन की वजह से वेस्ट जो है बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जीएफआर ही कम रिड्यूस हो गया, तो वेस्ट फिल्टर होना कम हो गया, तो वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा और उसी वेस्ट की रिटेंशन होने लग जाएगी। वाटर की भी रिटेंशन होने लग जाएगी हमारी बॉडी में, सोडियम की रिटेंशन होने लग जाएगी, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारी बॉडी में ही रिटेन रह जाएंगे, उनकी भी रिटेंशन हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ फिल्टर होके बाहर निकालना होता है किडनीज ने, और किडनीज का जीएफआर रेट कम हो गया, इसलिए ये सारा वेस्ट भी और वाटर भी जो है किडनीज में रिटेन रहने लग गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा एंड वेस्ट प्रोडक्ट सोडियम वगैरह जो है जमा हो गए हमारे ब्लड में, उसकी वजह से हाइपरटेंशन पेशेंट को हो जाएगी। सो दीज जो है दीज आर द साइन एंड सिम्टम और द एंड ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ना, कि प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट होगा, अनीमिया भी प्रेजेंट होगा, आरबीसीज फिल्टर होकर बाहर जा रहे हैं, और पर्सन को हाइपरटेंशन भी होगी, पर्सन को एडिमा भी होगा, जनरलाइज edema होगा, ankle edema होगा। So these things we will discuss into clinical features also. So this is all about the pathophysiology of glomerulonephritis. Next about the clinical features of glomerulonephritis. अगर किसी को glomerulonephritis की प्रॉब्लम है तो क्या-क्या clinical features जो है वो क्या-क्या प्रॉब्लम जो है उस पर्सन को, उस बेबी को फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसा हमने डिस्कस किया कि परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से आरबीसी एंड प्रोटीन जो है फिल्टर होने लगती है, लेकिन इस केस में आरबीसीज के कंपैरेटिवली जो है प्रोटीन कम फिल्टर होती है। प्रोटीन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वहां पे प्रोटीन यूरिया ज्यादा था, प्रोटीन ज्यादा फिल्टर होती थी, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में प्रोटीन मॉलिक्यूल इतने फिल्टर नहीं होते, लेकिन आरबीसीज ज्यादा फिल्टर होते हैं, इसलिए पर्सन के यूरिन में जो है आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, और यूरिन का कलर जो है टी कलर का होगा, जो कोका कोला कलर का होगा, कॉफी कलर का होगा। तो यूरिन में हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना, आरबीसीज का प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड हेमेचूरिया। यूरिन का कलर जो है टी कलर का होगा, जो कोला कलर का होगा। देन ओलिगोयूरिया की प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड जीएफआर रेट। तो ओलिगोयूरिया है मतलब रिड्यूस हो गया यूरिन आउटपुट, जीएफआर कम होने की वजह से यूरिन का जो है नॉर्मल से कम पास करेगा यूरिन पर्सन, रिड्यूस हो जाएगा उसका यूरिन आउटपुट।
देन वहां पे था हमारा पैथोफिजियोलॉजी में कि वाटर रिटेंशन हो रहा है कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होने की वजह से, और वेस्ट जो है वो रिटेन हो रहे हैं बॉडी में, इस वजह से एडिमा हो जाएगा वाटर रिटेंशन की वजह से, और वेस्ट रिटेंशन की वजह से एजोटीमिया हो जाएगा। एजोटीमिया मतलब इट इज अ मेडिकल टर्म, इट मींस एलिवेटेड और इंक्रीज्ड सीरम क्रिएटिनाइन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड में जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनकी अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगी, सीरम में इन वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं हम एजोटीमिया। तो नेक्स्ट है एनासार का एडिमा होने की वजह से, पहले जो है एंकल एडिमा होगा, पेरिऑर्बिटल एडिमा होगा, आंखों के अराउंड एडिमा होगा, या एंकल में एडिमा होगा, लेग्स में एडिमा होगा, और धीरे धीरे एनासार का मतलब सारी बॉडी में ही पानी एक तरीके का फ्लूइड भर जाएगा जो है सेल टिश्यू के अराउंड, और जिसे बोलते हैं हम जनरलाइज्ड एडिमा बोलते हैं, या एनासार का भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वेस्ट अकम्युलेट हो रहा है बॉडी में, वेस्ट रिटेन हो रहा है, सोडियम रिटेन हो रहा है, इसलिए पर्सन को क्या होगी, हाइपरटेंशन होगी, है ना, हाइपरटेंशन होगी। तो जब पेट में पानी भर जाएगा उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और पर्सन का जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर होगा, और एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम पर्सन को आएगी, भूख भी कम लगेगी। एंड वेस्ट अकम्युलेट होने की वजह से, पेरिऑर्बिटल एडिमा होने की वजह से, हाइपरटेंशन होने की वजह से डिप्लोपिया डबल विजन की प्रॉब्लम भी पर्सन को आएगी। देन एब्डोमिनल पेन, किडनीज में इन्फ्लेमेशन है, नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो फ्लैंक पेन होगी, बैक पेन होगी, लाइक किडनीज में डिस्कम्फर्ट जो है क्रिएट होगा, बैक साइड पे पेन फील होगी ना। देन इन्फेक्शन है इसीलिए फीवर वाला सिम्टम भी प्रेजेंट होगा, और फीवर है, फटीग भी होगा, लेथार्जी भी होगा पर्सन, चाहे वो छोटा बच्चा है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, चाहे वो बड़ा इंसान है, फटीग होगा, फीवर होगा, लेथार्जिक कंडीशन होगी, और प्रोटीन यूरिया भी कुछ केसेस में प्रेजेंट होगा। और प्रोटीन यूरिया अगर मतलब प्रेजेंट है तो फ्रॉथी और फोमी यूरिन होगा, मतलब यूरिन में जो है झाग प्रेजेंट होगी। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स और वी कैन से सिम्टम्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हेमेचूरिया है, यहाँ पे ओलिगोयूरिया है, एडिमा है, एजोटेमिया है, एनासार्का है, हाइपरटेंशन है, एनोरेक्सिया है, डिप्लोपिया है, एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन, बैक पेन की प्रॉब्लम है, फीवर है, फटीग, लेथार्जिक कंडीशन है, एंड प्रोटीन यूरिया है। तो नेक्स्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कैसे हम डायग्नोज करेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को हम जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे है, सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी काउंट टेस्ट करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रॉब्लम आई है, सोर थ्रोट से या स्किन के थ्रू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुआ, जिसने जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट किया था। तो ब्लड में क्या आएगा, इन्फेक्शन के साथ हमारे सबसे पहले जो WBC फाइट करते हैं, इट मींस इन्फेक्शन है अगर बॉडी में तो WBC का लेवल जो है नॉर्मल से इंक्रीज्ड होगा, है ना, क्योंकि ये तभी बढ़ता है जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए ये बढ़ता है। तो एलिवेटेड होगा WBC एंड इंक्रीज्ड होगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनाइन लेवल। तो इस कंडीशन में वेस्ट फिल्टर नहीं हो रहा था बॉडी में, इसीलिए ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे, एंड क्रिएटिनाइन भी जो है इसका भी लेवल इंक्रीज्ड होगा एज देन नॉर्मल। देन ये इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, इसीलिए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है RBCs का वो भी जो है तो ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, इसीलिए जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो भी रेज्ड होगा। देन हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो रिड्यूस होगा, बिकॉज पर्सन का जो है यूरिन के थ्रू हीमोग्लोबिन लॉस हो रहा था, RBCs का लॉस हो रहा था, इसलिए बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इस पर्सन में खून की कमी हो जाएगी। देन एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पर्सन को हुआ था, इसीलिए उसके अगेंस्ट जो है एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन मतलब उसके अगेंस्ट जो है सीरम में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो चुकी है, इसीलिए ये एंटीबॉडीज का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। देन
फर्दर जो है ये थे ब्लड टेस्ट। इसके अलावा जो है अगर पर्सन की हिस्ट्री थी, सोर थ्रोट की हिस्ट्री थी, मतलब इन्फेक्शन गले के जरिए उसकी बॉडी में गया था, ब्लड में गया था, तो स्टिल अभी भी उसको जो है सोर थ्रोट का है तो थ्रोट कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं, थ्रोट का स्वैब टेस्ट करवा सकते हैं। देन इन तरीकों से अगर ये डायग्नोज क्लियर नहीं होता ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, देन गो फॉर रीनल बायोप्सी। तो रीनल बायोप्सी से जो है ये प्रॉब्लम जो है अच्छे से डायग्नोज हो जाएगी। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कि इस केस को जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को मैनेज कैसे करना है। तो अगर तो हाइपरटेंशन है पर्सन को, तो हाइपरटेंशन को जो है एसी इनहिबिटर से या मिथाइल डोपा से हमने, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से हमने मैनेज करना है अगर हाइपरटेंशन है तो। अदरवाइज रेस्ट से मैनेज कर सकते हैं, पर्सन को रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वेस्ट की रिटेंशन तो है बॉडी में, उसको हाइपरटेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, रेस्ट प्रोवाइड करनी है। अगर हाइपरटेंशन है तो जो है एंटी हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट उसको देनी है। देन इन्फ्लेमेशन तो डेफिनेटली है ही हमारे ग्लोमेरुलाई में, तो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। यहाँ पे प्रेडनिसोलोन जो है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि मेनली दी जाती है टू ट्रीट द इन्फ्लेमेशन। देन वेस्ट की रिटेंशन है बॉडी में, एडिमा है, तो उसको जो है कुछ केसेस में डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, जो लैसिक्स है, फ्रोसेमाइड है, वो डायूरेटिक्स दिए जाते हैं कुछ केसेस में। अगर किडनी जो है थोड़ा सा हमारा जो है उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं है तो डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि एडिमा जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। देन इस केस में हम लो सोडियम एंड लो ही प्रोटीन डाइट देंगे ताकि किडनी पे हम जो है उसका जो है लोड को कम कर सकें। इसलिए वैसे तो प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जैसे प्रोटीन रिच डाइट देते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है उस केस में, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इतना ज्यादा प्रोटीन लॉस नहीं होता और किडनीज पे प्रेशर कम पड़े, इसलिए सोडियम और प्रोटीन डाइट को हम रिस्ट्रिक्शन में ही रखते हैं। ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट हम इस पे नहीं देते क्योंकि उतना ही किडनीज पे बर्डन पड़ेगा। देन एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो साइड बाय साइड चलेगी क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शियस कंडीशन है, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है दी जाएंगी। और फाइनली अगर तो एंटी हाइपरटेंसिव से, इंफ्लेमेटरी ड्रग्स से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से, इनसे अगर प्रॉब्लम कंट्रोल होती है देन दैट इज गुड। देन अगर नहीं होती, पर्सन जो है लगातार हाइपरटेंशन में और वेस्ट रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है पर्सन को, देन किडनीज बिल्कुल ही आउटपुट उनकी बंद हो गई, पहले तो ओलिगोयूरिया था अब आउटपुट बिल्कुल ही बंद हो गई, देन डायलिसिस जो है करवाना पड़ेगा उस पर्सन का, उस चाइल्ड का भी, या बड़े को प्रॉब्लम है तो भी डायलिसिस के लिए हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं इफ द पर्सन इज गोइंग टू अक्यूट रीनल फेलियर। अगर अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन हो रही है, ओलिगोयूरिया की जगह बिल्कुल निल है, यूरिन आउटपुट बंद हो गई है, बिल्कुल भी उसको यूरिन नहीं आ रहा, देन गो फॉर डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये जो है उसको करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा जो है नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, पर्सन को जो है हमने प्रॉपर रेस्ट देनी है और उसकी बॉडी में जो फ्लूइड रिटेन हो रहा है, जो हाइपरटेंशन हो रही है उसको मैनेज करना है, पूरी जो ड्रग्स है टाइम पे एडमिनिस्टर करनी है एज अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर कितनी डोज उसने रिकमेंड की है, पर्सन को प्रॉपर रेस्ट देनी है और अब्डोमिनल गर्थ वगैरह जो है वाइटल साइन चेक करते रहना है, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, कहीं उसको साइटिस तो नहीं हो रहा, अब्डोमिनल गर्थ जो है वो चेक करते रहना है बच्चे में। और देन जो है उसको इन्फेक्शन से भी फर्दर प्रिवेंट करना है क्योंकि इन्फेक्शियस कंडीशन है, फीवर हो रहा है, इम्यून सिस्टम और वीक हो रहा है, तो फर्दर और इन्फेक्शन नहीं होने देना, पेशेंट की हाइजीन का ख्याल रखना है, विजिटर्स कम करने हैं और मास्क वगैरह पहन के रखना है ताकि पेशेंट को कोई भी फर्दर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो स्किन इंटीग्रिटी भी मेंटेन रखनी है और पेशेंट का जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन रखना है और पेरेंट्स को जो है सपोर्ट देनी है अगर बच्चे में प्रॉब्लम है, और बड़ों को अगर
प्रॉब्लम है तो उसको, अगर वो बड़ा है एज का तो उसको हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कैसे डायग्नोज करना है, कैसे मैनेज करना है, इस प्रॉब्लम को सारा क्लियर हो गया होगा। एंड मोर ओवर अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप जो है हमें मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ लग गया तो आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।